हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करती हूँ कि ये न्यू ईयर आपके लिए आपके सपनों को नई उड़ान दे और इस न्यू ईयर के अंदर आप अपनी मंजिल को पा सके। तो आज गाइस मैं जो आई हूँ यहाँ पे, मैंने जो अपना नेट क्लियर कैसे किया, मेरी जर्नी क्या रही, क्या मुझसे गलतियाँ हुई और मैंने उन गलतियों को कैसे इम्प्रूव किया, तो उसको शेयर करने आई हूँ मैं। ताकि जो आपकी नेट की जर्नी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम नज़दीक है तो वो शुरू होने वाली है, उसके फॉर्म निकल गए हैं, तो आप उन गलतियों को ना दोहराएं और मेरी गलतियों से कुछ सीखें। मैंने कैसे कॉमन पेपर को यानी फर्स्ट पेपर को और कैसे मैंने सेकंड पेपर को जो है इम्प्रूव किया, कैसे उसको तैयार किया, क्या मैंने बुक्स पढ़ी, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, तो आज मैं वो सब डिस्कस करने आई हूँ, वो भी पूरी डिटेल में, ताकि आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सके। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूँ अटैम्प्ट कौन सा है, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है या सेकंड अटैम्प्ट में किया है, या मेरा कौन सा अटैम्प्ट है, कि मैं वर्किंग हूँ या मैं जो हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिसाइड होता है आपकी सेल्फ स्टडी पे। तो सबसे पहले तो गाइस ये है कि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने मिस्टेक की है, और मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो मेरा स्कोर आया था 94 परसेंटाइल आया था, और जो है वो मेरा कुछ परसेंटाइल से रह गया, क्लियर नहीं हो पाया। और उसमें जो मैंने मिस्टेक की, जो मैंने गलतियां की, उस गलतियों को मैंने सेकंड अटैम्प्ट तक इम्प्रूव किया। उसमें बहुत सारी मेरे से मिस्टेक हुई, तो मिस्टेक क्या थी उनकी भी बात करेंगे। मैंने क्या बुक्स पढ़ी, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, क्या टाइम मैनेजमेंट रहा, तो उनकी भी बात करेंगे। तो कॉमन पेपर के अंदर यानी फर्स्ट पेपर के अंदर क्या, और जो इंग्लिश लिटरेचर को मैंने कैसे तैयार किया। तो मैंने कहा कि आपको अभी कि मैं वर्किंग हूँ या हाउस वाइफ हूँ, तो गाइस मैं जो है वर्किंग हूँ, मैं टीचर हूँ। गाइस हमारी ऑफलाइन एकेडमी थी पहले, अब कुछ दिनों से हम जो है ऑनलाइन में आए हैं। और मैं जो है इस एकेडमी के अंदर जितनी भी कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, सीजीएल पीओ, आपके जो है एचएसएससी के एग्ज़ाम, इनके अंदर इंग्लिश को टीच करती हूँ। और टीचिंग लाइन से रिलेटेड एस्टेट और टीजीटी पीजीटी के जो स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम हैं, तो उनके जो है जितना भी जो भी इंग्लिश आती है, कॉमन एरर है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, तो मैं उसको टीच करती हूँ। तो गाइज़ ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ये कहें कि कोरी थी या मुझे जो है ये लिटरेचर की नॉलेज नहीं थी। लेकिन इससे पहले मैंने कभी जो है नेट के बारे में सोचा नहीं कि मुझे नेट क्लियर करना है। लेकिन जब मैंने सोचा, एक तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं पाई। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे नेट क्लियर करना है, तो एक तो ये था कि भाई मुझे लगता था कि मैं जो है टीच करती हूँ, लिटरेचर का मेरे पास बेसिक था, तो सबसे पहले यही है कि क्या वो सफिशेंट था नेट के लिए। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेट जो है एक अथाह सागर है। इसमें जो है आपको भी इसमें उतरने से पहले इसकी गहराई का अंदाज़ा ले लेना चाहिए। ये गाइडेंस है गाइस, ये जो है मेरी गलतियाँ और मेरी स्ट्रेटजी दोनों चीज़ें हैं। तो इससे आप अपने लिए क्या, आप कुछ आपके लिए इसमें मतलब पॉइंट अच्छे होंगे जो आप अपने इनको अपना सकते हो, और शायद वो गलती आप ना करें। तो मुझे सबसे पहले जो लगा एज ए टीचर, देखिए मैं टीचर होके ये बात बोल रही हूँ, तो स्टूडेंट होके आप क्या सोच सकते हैं उस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास लिटरेचर तो है ही, तो जब मैंने सिलेबस देखा कि ब्रिटिश ड्रामा है, पोइट्री है, ये सब है, तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर जाऊँगी। तो मेरी शायद ये सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती, जब मैंने स्टार्ट किया कि भाई मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, तो आपके पास एक सीधा सा सोर्स है आज के दिन कि यूट्यूब को सर्च कीजिए। तो जब मैंने यूट्यूब को सर्च किया, मैंने भी वही किया जो सब करते हैं। तो यूट्यूब को सर्च किया तो कोई उस पर कोई एडवाइस दे रहा है, कोई कुछ एडवाइस दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि कोई ये कह रहा है कि भाई जो फर्स्ट पेपर है उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी आता है, आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर पे कमांड करो, लेकिन मैथ और डीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, तो आप उसको स्किप कर जाइए। ये भी गलतियाँ थी, और मैंने इन्हीं गलतियों के साथ अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। इसमें एक और ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए पहले, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में बैठी, तो मुझे लगता है या हम सबको लगता है कि 3 घंटे का है, इस 3 घंटे में अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो इससे अच्छा है कि हम कुछ पढ़ लें, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होता है। वो 3 घंटे तक आप बैठे रहे और आप डेली दे रहे हैं या 2 दिन में 1 दे रहे हैं, तो वो जो है बोरिंग सा लगने लगता है। तो हमें लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा है कि हम अपना कुछ पढ़ ही ले। तो हमें वो लगता है कि वो हम टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं उसके अंदर, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं।
तो ये कुछ मेरी गलतियाँ थी जो मुझे लग रहा है कि इसने मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट को ख़राब किया। अब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट लेती हूँ, मैंने जितना मेरे पास सोर्सेज थे वो बुक्स वगैरह भी मैं कुछ बताऊँगी आपको, तो जो उसके हिसाब से मैंने तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, कोई हमें समझा रहा है कि हमें ये कह रहा है कि मैथ्स मत पढ़िए, डीआई मत पढ़िए, तो हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो हमारा कंफर्टेबल जोन नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है, और हमारे लिए वो पहले ही डिफ़िकल्ट है। अब वो पहले ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए तो हम दूसरे का नाम लेके जो है अपने आप को बहका देते हैं। तो गाइस मैंने भी यही किया, क्योंकि मैंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा था और वो मुझे डिफ़िकल्ट लगना ही था। इतने सालों बाद मैं अगर पढ़ती उसको, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट अपने आप ही होने वाला था। तो मैंने किसी और का नाम लेके, कोई लोग कह रहे हैं ऐसे कह के अपने आप को बहका दिया कि भाई मैथ और जो है डीआई को तो मुझे कंप्लीट छोड़ना है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था। अब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देती हूँ और वो मेरा जो है क्लियर नहीं होता, वो उसमें मैं रह जाती हूँ। और जो है अब मेरी गलतियाँ सुधारने का टाइम था, तो मुझे क्या करना था? तो सबसे पहले मैंने जो अपने सब्जेक्ट पे कमांड की थी, जो मैंने गलतियाँ की थी उनको, जो मेरी कमियाँ रह गई थी उनको मैंने ठीक किया। और दूसरा जो है मैंने फर्स्ट पेपर पे जो है कमांड की, और मैंने जो है जो मैथ्स जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, मैं सर की क्लास में गई। जो सर जो है एकेडमी पे हमारे टीच करते हैं, मैथ्स के सर हैं। जब मैं फर्स्ट डे मैथ्स की क्लास में जाती हूँ तो वहाँ एसआई का टॉपिक चला हुआ था। तो जब मैं उस क्लास में गई तो एक तो टॉपिक बीच में चला हुआ था, तो और एक मुझे मैथ पहले ही नहीं आ रहा है। मैं जाती हूँ उस क्लास में, वहाँ मेरी ही क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि जिस क्लास में मैं इंग्लिश टीच कर रही हूँ उसी क्लास में मैं मैथ जो है स्टडी कर रही थी। तो मुझे जो है सारे बच्चे सोल्व कर रहे थे अच्छे से, लेकिन और मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था। तो और मेरी, ये कह सकते हो आप, मेरे बिल्कुल सिर की नसें जो है खिंच गई थी कि मैंने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती और मैं इसको गिव अप कर दूंगी। फिर मैं आई तो सर क्लास के बाद मैंने सर को बोला कि मैं मैथ्स वगैरह नहीं करूँगी, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो सर ने मुझे समझाया कि आप जो है बीच में टॉपिक के बीच में आए हो इसलिए नहीं समझ में आया, और थोड़ा शांत किया। फिर नेक्स्ट डे जब टॉपिक नया स्टार्ट होता है तो मैं क्लास में जाती हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे हाल क्या था, क्योंकि 5 नंबर मैथ के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं और 5 ही जो है डीआई के आ रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 50 में से 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मुझे मैथ करना है, डीआई करना है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3-4 महीने मैंने मैथ को किया और 3-4 महीने में मैं ठीक ठाक मैथ करने लग गई। और जितना मेरे पास टाइम था मैंने सब्जेक्ट के साथ, यानी मैंने हर सब्जेक्ट पे काम किया। ये नहीं, जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी यूनिट दे रखे हैं, वो सभी को मैंने अच्छे से तैयार किया। और मैथ पे मेरे सबसे बड़ी हर्डल जो है वो फर्स्ट पेपर के अंदर जो है मैथ ही था। तो मैंने मैथ पे डीआई पे काम किया, और मुझे तब पहली बार पता चला कि लोग जो है सर की तारीफ़ क्यों करते हैं कि जिसको 2-2-4 नहीं जोड़ने आते वो उनको भी मैथ सिखा देते। तो मुझे भी ये कह लीजिए, मुझे बस 2-4 जोड़ना आता था, इसके अलावा मुझे नहीं आता था। लेकिन मैंने भी मैथ कर लिया, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे ये लगता है। तो अब उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इम्प्रेसिव है। तो मतलब जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी सीख जाता है। ये तो हुआ मैथ की कहानी। और इसके साथ ही जो है मैंने हर सब्जेक्ट को उठाया फर्स्ट पेपर के। अब बात करते हैं गाइस, वैसे तो आप सबको पता होगा, क्योंकि आप नेट की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। लेकिन क्योंकि ये जो है एक जर्नी की बात है कि मैंने कैसे क्लियर किया इस एग्ज़ाम को, तो थोड़ा सा मैं टॉपिक वाइज ले रही हूँ, इन टॉपिक की डिटेल नहीं ले रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो इन टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, यानी सब टॉपिक क्या क्या होते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। वो अलग से वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल का हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो उस पर हो जाएगा। वैसे इजीली अवेलेबल है ये नेट वगैरह पे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यानी कॉमन पेपर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और जो है डीआई जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप जो कंप्यूटर कह सकते हो, और जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जिसको हम ईवीएस कहते हैं, और हायर एजुकेशन। ये जो है 10 यूनिट है, यानी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए गाइज, 50 क्वेश्चन है और जो है 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट है आपके सामने। इन 10 यूनिट से यानी एक किस्म से इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि 5 क्वेश्चन पर यूनिट आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि
5 मोस्टली टाइम तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर यूनिट से इन्होंने पक्का कर दिया कि हाँ 5 आएंगे। कभी कभी जो है 7 भी आ जाते हैं कभी, यानी किसी अगर यूनिट में से इन्होंने 7 क्वेश्चन उठाए हैं तो इसका मतलब दूसरी यूनिट को कम किया होगा। तो ये जो है आपका सिलेबस है कि हम इस तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आई है, इसकी बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो है आपको कौन कौन सी, जैसे वेस्टर्न लॉजी आती है, इसमें इंडियन लॉजी आती है, तो दोनों की अच्छे से जो है डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। कुछ टाइम से जो है जैसे पहले है वेस्टर्न लॉजी पे आते थे, लेकिन 18 के बाद से जो है इंडियन लॉजी भी इसमें शामिल कर दी गई है, तो इंडियन लॉजी को भी पढ़ना है। और आजकल इसमें से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो वेस्टर्न लॉजी को भी पढ़ना है, वेस्टर्न लॉजी को भी इसमें पढ़ना है, इंडियन को भी, तो दोनों को बराबर वे से तैयार करना है। और जो है वैसे अब अगर रिसेंटली देखा जाए तो इंडियन लॉजी में से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेस्टर्न लॉजी में से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। लेकिन अब ये नहीं है कि भाई आगे इसमें आएंगे नहीं, तो आपको इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब कि जो पॉइंट आपने दे दिया ना, आप यहाँ सिलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप सिलेक्टिव हुए तो समझिए कि आप रिस्क जोन में आ गए हैं, रिस्क में आ गए हैं, तो आप क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको जो है किसी भी चीज़ को जो है ना हल्के में नहीं लेना है यहाँ कि ये चीज़ छोड़ दे वो चीज़ छोड़ दे। आपको जो ना हर चीज़ की डेप्थ लेनी पड़ेगी। अब इसमें जैसे ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, इसके अंदर क्या होता है एक टाइप का ये जो है ईवीएस है, ईवीएस से रिलेटेड है। तो ईवीएस है यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है जैसे हिंदी के स्टूडेंट है या जो है इंग्लिश के स्टूडेंट है, उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको ये पोर्शन तैयार करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये है कि इसमें करंट के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी साइंस में या आपकी जो भी ईवीएस से रिलेटेड जो करंट होता है तो वो भी इसके अंदर क्वेश्चन डाले जाते हैं। यानी 5 क्वेश्चन में से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन तो रहने ही रहने वाले हैं इसके अंदर जो करंट से रिलेटेड है, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और जो हायर एजुकेशन में जो है, अब हायर एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में आपका जो है एंशिएंट टाइम से लेके और मॉडर्न तक, यानी आज तक कोई गवर्नमेंट ने नया ऐप लॉन्च किया है तो उसके बारे में, जैसे स्वयं प्रभा है, इस टाइप के जो है नए नए जो है ऐप वगैरह लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उससे रिलेटेड और एंशिएंट टाइम से लेके वैदिक काल से लेके और उससे भी पीछे तक, तो जो है जितने हमारे कमीशन आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड या जितने भी जो है कोई नेशनल पॉलिसी लगी है हमारी ये, तो वो सब कुछ आता है इसके अंदर। तो गाइज ये हुआ हमारा जो है हायर एजुकेशन। मतलब देखो अब आपको जो है ना ये समझना है कि छोड़ना तो कुछ है नहीं, आपको छोड़ा और गए आप, तो छोड़ना कुछ भी नहीं, चाहे इसमें से टॉपिक कोई भी हो। जैसे आपके लिए जो है अगर किसी के लिए जो है हायर एजुकेशन हो सकता है टफ हो, किसी के लिए ईवीएस टफ हो सकता है, और किसी के लिए जो है जैसे जो है ये कंप्यूटर वगैरह टफ हो सकता है। तो अपना जो भी आपका वीक है आपको क्या करना है, मतलब ये स्ट्रेटजी अपना के चलनी है कि भाई आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें कोशिश करो कि आप जो है 5 क्वेश्चन मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आने हैं सब में, पर यूनिट जो है 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन में से जो है 4 और 5 के आसपास, यानी 4 तो लेने ही लेने हैं, इससे जो है कम नहीं ले सकते आप, क्योंकि और जो है 5 हो सके तो 5 तक की तरफ जाइए, लेकिन 4 तो लेने लेने हैं। और जो दूसरी यूनिट है जिनको आप स्किप करने की सोच रहे थे, उनको जो है कम से मतलब इतना तो एटलीस्ट तैयार करो कि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से निकाल लो। देखो गाइस 2 से 2 क्वेश्चन आपको हर यूनिट कैसे मिलेंगे, हाँ अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ऐसा लगेगा हाँ क्लियर हो जाएगा या ये तो मुझे आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन से जो है एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि परसेंटाइल इतनी ऊपर जाती है कि आपको जो है इस एरिया में जाना होता है। और खासतौर पर अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है इस एरिया तक कवर करना होता है कि हर पोर्शन को कि 4 से 5 के बीच में आप जाएं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट में आप 4 से 5 जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपका कमज़ोर पॉइंट होगा जहां वो आप उतना अच्छा गेन नहीं कर सकते, तो इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से। तो छोड़ना नहीं है, ये नहीं है कि ये नहीं आता तो इसको स्किप कर जाएं। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो मैंने मैथ्स और डीआई को फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल स्किप कर दिया, तो मेरा क्लियर होना नहीं था जिस हिसाब से मैं स्किप करके चली थी। तो जब मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट लिया है तो मुझे देखो बाकी तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, यानी करंट की कोई डेट वगैरह है तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी थ्योरेटिकल है, जैसे रिसर्च है,
या फिर आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, ये सारी जो है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इन थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको श्योरिटी नहीं होती कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इतने नियर चलते हैं, ये इतने पास के ऑप्शन होते हैं कि भाई आप जो है ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आप 100% श्योर हैं। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात मज़ेदार बताती हूँ। मैंने जब मैथ्स किया तो पेपर में जब मैं 5 क्वेश्चन मैंने मैथ के किए और 5 क्वेश्चन DI के किए, तो मैं उसी टाइम ये समझ गई थी कि मेरे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हैं। तो आप ये देखो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसी तरह से किसी को जो है कंप्यूटर खराब भी लगता हो या आपको नहीं आता हो तो उसको भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको और डेप्थ तक जाइए, फिर तो आप जो है 5 या जो है 4 जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे अटेम्प्ट कर जाएंगे। नहीं एटलीस्ट 2-3 कुछ तो निकालेंगे, यानी नथिंग के लिए तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके चलना है। अब यहाँ थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। ये दोनों जो देखो गाइस, आपको जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार करना है, लेकिन जैसे CTET वगैरह में आता है उस लेवल पे तैयार नहीं करना। हाँ, आप अपना बेस समझने के लिए, उस सब्जेक्ट का बेस उठाने के लिए, समझने के लिए तैयार करने की थोड़ा बहुत उसको रीड कर सकते हो, लेकिन टोटल जो है CTET के लेवल पे सोचो कि भाई CTET में जैसा टीचिंग एप्टीट्यूड आता है या आपके जो है PGT लेवल पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर जाएंगे। तो ये भूल मत करना, क्योंकि आप खुद सोचो कि नेट का पेपर होता किस लिए है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना होगा आपको कल को। यानी अगर आप नेट का पेपर दे रहे हैं तो क्या है, या तो JRF क्लियर करेंगे यानी PhD वगैरह करेंगे, और अगर या फिर जो है आप कॉलेज वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, तो आपके सामने वो बच्चे नहीं है जो CTET को क्लियर करने के बाद एक टीचर लगता है। यानी वो 10 से नीचे नीचे के बच्चे या +2 से नीचे के बच्चे नहीं है, आपके सामने जो है ना कॉलेज वाले बच्चे हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार करना पड़ता है। तो वो इतना हल्का नहीं आता है कि हाँ भाई टीचिंग एप्टीट्यूड CTET वाला है तो उसको जो है ना उसका आप लेवल बनाना पड़ता है। आपको ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे लगेंगे हाँ ये तो आते हैं, ईजी हैं, लेकिन ये उतने ईजी नहीं आते। मतलब क्वेश्चनिंग जो होती है एग्जाम के अंदर वो बड़ी हाई लेवल की होती है और उनके ऑप्शन जो है बिल्कुल नियर चलते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिसर्च तो अपने आप में बड़ा डेप्थ का है, क्योंकि PhD का मतलब ही रिसर्च होता है। तो यहाँ से ही शुरुआत मान ली जाती है कि आपका JRF होगा और आप जो है रिसर्च करेंगे। तो ये जो है इस तरह से आप अपने अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। देखो गाइज, कुछ क्वेश्चन जो है ईजी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ईजी नहीं आते, सारे ही टफ आते हैं, लेकिन जो स्कोरिंग होता है या सिलेक्शन होता है या क्वालिफाई जो भी आप इसको कहना चाहें वो कहाँ होता है, वो तो बहुत अप लेवल पे जाके होता है। अब जैसे इसमें एक ये यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन की। गाइस, इसका जो कॉम्प्रीहेंशन है, आप सोचो कि भाई आपके पास जो है 50 क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने और 50 क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंशन भी है और इसके भी जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हिंदी में करना चाहे आप इंग्लिश में करना चाहें, तो दोनों में अवेलेबल होता, बाइलिंगुअल होता है क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका, तो जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इसका कॉम्प्रीहेंशन जो है गाइस इतना मतलब लेंदी होता है, कम से कम 1.5-2 पेज का होता है। और क्योंकि कंप्यूटर पे अटैम्प्ट करना होता है तो जो कंप्यूटर के हैबिचुअल नहीं है उसको थोड़ी और दिक्कत होती है। जो इंग्लिश में इसको करना चाहता है उसके लिए वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो कई बार हम ये सोचते हैं चलो हम हिंदी में कर लेंगे, अगर हम हिंदी रीजन के स्टूडेंट हैं तो हमें लगता है कि हिंदी में कर लेंगे। तो हिंदी भी इतनी कहते हैं ना बिल्कुल टफ होती है, जो शुद्ध हिंदी होती है, तो वैसा आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई डरा नहीं रही हूँ, मैं उस रियलिटी को दिखा रही हूँ कि आप जो है दुनिया की सुन के कि भाई हाँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, तो नहीं, आपको बिल्कुल अपने आप को खपाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, तब जाके होगा। क्योंकि टीचिंग लाइन का आई थिंक सबसे बड़ा जो है एग्ज़ाम है, तो इससे प्रोफेसर, तो इससे आगे तो कुछ होता नहीं है। फिर या यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको यही पेपर देना पड़ता है। तो गाइस ये टीचिंग लाइन का सबसे बड़ा पेपर है, तो इसमें अगर टफ नहीं होगा, ये टफ नहीं है, तो फिर और क्या टफ होगा। तो ये कॉम्प्रीहेंशन, अब जैसे अगर मेरी बात करें कि मैंने कॉम्प्रीहेंशन कैसे सोल्व किया, तो गाइस क्योंकि मैं पहले से ही टीच कर रही थी तो मेरी वोकैबुलरी अच्छी थी, मेरी ग्रामर अच्छी थी, तो मुझे चीज़ों को समझने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। वोकैबुलरी अच्छी होने की वजह से जो है मैं कॉम्प्रीहेंशन को इजीली सोल्व कर पाई। तो ये जो ना गाइस इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपका DI है और कॉम्प्रीहेंशन है, ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। आपको इसके लिए ना टाइम को स्पेयर करके रखना पड़ता है कि भाई ये लास्ट के जो है कुछ आधा घंटा या जो भी है जितना आप टाइम देते हो, तो उसको जो है उसके लिए DI के लिए और कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग से बचा के रखना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो छूटी जाती है चीज़। एक जैसे वो रीजनिंग है यहाँ पे,
ये रीजनिंग जो है कई बार हमें लगता है कि भाई क्योंकि पिछले कई सालों से एक तरह की रीजनिंग आ रही थी तो हमें लगता है कि दूसरे वाली रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो जितने टाइप की जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं मतलब डिटेल में जाना होता है। अगर हो सकता है कि आपने ये छोड़ा क्योंकि तो आप जैसे मेरे साथ भी ये बना था कि भाई जो रीजनिंग होती है मैंने जो टफ टॉपिक है वो कर लिया क्योंकि पिछले कई सालों से वही चल रहा था तो इजी चीज़ों को छोड़ दिया। अब वो क्या है कि वैसे तो इजी आती थी लेकिन क्योंकि रिवीजन नहीं थी उनकी तो पेपर में बैठ के लगा कि अब ये कैसे सोल्व करे, तो सिंपल चीज़ें भी ध्यान नहीं थी। तो सिंपल हो टफ हो आपको जो है हर टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। तो अब जो है हम जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसको कैसे प्रिपेयर करें उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी यूनिट है। इसमें भी 10 यूनिट है गाइज और इसके जो है क्वेश्चन जो है वो 100 हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और वही है 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो ये 200 का यानी टोटल आपका जो है 300 का जो है पेपर होता है। 300 मार्क्स जो आते हैं और क्वेश्चन जो है वो 150 आते हैं। तो 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके जो है 300 जो है उसके मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन, ये है। फिर जो है आपकी देखो ये तो आप सब ने पढ़ा होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन, ये सब क्योंकि ये ब्रिटिश का हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में से, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज़। तो ये जो है ये यूनिट हो गई। फिर आपका जो है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवैल्यूएशन एंड फ्यूचर्स, नेक्स्ट यूनिट हो गई। कल्चरल स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये आपकी यूनिट जो है। और एक और यूनिट ले लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कल्चरल स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड और रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मटेरियल इन इंग्लिश। तो ये गाइस जो है इसके अंदर भी 10 जो है यूनिट है, यानी एक किस्म से आप ये कह लीजिए कि आपको 20 सब्जेक्ट जो है तैयार करने हैं। इसके अंदर जैसे आपको लग रहा होगा जैसे लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज, पेडागोजी, तो आपको जो ना कुछ चीज़ों को समझना होगा। क्या समझना होगा कि आप जैसे पेडागोजी वगैरह हम कहाँ देखते हैं कि सीटेट के नॉर्मली एग्जाम में आ जाती हैं। तो गाइज ये मिस्टेक मत कर जाना आप कि सीटेट वाली कोई बुक उठाओ उसमें से आप उसको पढ़ो। देखो बेसिक समझने में, बेसिक क्लियर करने में कोई बुराई नहीं है, बुक सारी अच्छी होती है, लेकिन उसका लेवल जो है एग्जाम तक का होना चाहिए। क्या आप उसको आप एक बात बताइए, सीटेट की प्रिपरेशन करके सीटेट की बुक्स का लेवल लेके आप जो है अगर नेट के एग्जाम में बैठेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो क्लियर हो जाए। तो आपको जो है जैसे ड्रामा, पोइट्री, अब ये जो है ना ज़्यादातर ब्रिटिश का है। ब्रिटिश लिटरेचर जो है बहुत डेप्थ का पूछा जाता है, यानी कि जैसे वर्क है, वर्क के डायलॉग पूछे जाते हैं और जो है कौन से एक्ट में हुआ है ये, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ब्रिटिश लिटरेचर बहुत डेप्थ में पूछा जाता है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं, यानी इसमें से जो क्वेश्चन है ये जो हैं, ये जो आपकी चीज़ें हैं, इसमें से भी 25 to 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसा नहीं स्किप तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, यहाँ पे भी हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। और जो मैंने अभी ये बताया है कि नेक्स्ट जो आपकी ये वाली जो है जिसको हम कहेंगे कल्चरल स्टडी, क्रिटिसिज्म और ये जो है थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो है आपकी 25 से 30 हैं। यानी अगर हम दोनों का मान के चलें तो ये जो आपके 60 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से इन पोर्शन से। अब ये आपका बच गया लैंग्वेज, कंसेप्ट, थ्योरीज और आपका जो है इंग्लिश लिटरेचर और जो है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इंग्लिश। और आप ये ना सोचना कि भाई आप सोचते होगे कि अमेरिकन लिटरेचर कहाँ गया, वर्ल्ड लिटरेचर कहाँ गया। तो गाइज ये यहाँ पे जो ना इस तरह से यूनिट बनाई हुई है अब कि अगर जो है फिक्शन दे दिया तो फिक्शन जो है ब्रिटिश लिटरेचर का भी आएगा, इंडियन लिटरेचर का भी आएगा, इसी के अंदर आपका जो है इसमें अमेरिकन लिटरेचर भी आएगा, इसमें वर्ल्ड लिटरेचर का भी आ जाएगा। ऐसे ही नॉन फिक्शन का कोई क्वेश्चन पूछा तो वो जो है पूरे लिटरेचर में से, यानी वो चाहे ब्रिटिश का हो, इंडियन हो या फिर आपका जो है अमेरिकन हो या वर्ल्ड लिटरेचर हो, लैटिन अमेरिकन हो, तो वहाँ सभी से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अलग से नहीं मेंशन किया, पहले किया था, अब मेंशन नहीं करते हैं जब से ये थोड़ा सा सिलेबस इस तरह से डिवाइड किया कि पोइट्री, ड्रामा। तो पोइट्री है तो वो ओवरऑल जो है चाहे वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड है वो सबकी है। अगर प्रोज है तो वो जो है यानी फिक्शन, नॉन फिक्शन है तो वो ओवरऑल सबका है। तो गाइज ये तो जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा वो है ही है, लेकिन जो है अब ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगर ये कहें कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्ट पोर्शन कौन सा है,
तो सबसे ज़्यादा ही ये है, यानी ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है और ये लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो है दोनों पोर्शन, आप इसको कल्चरल स्टडी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली इन दोनों से इजी पड़ता है। तो ये जो है ये इसके अंदर जो है ये दोनों पोर्शन जो है काफ़ी टफ होते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि जो ऊपर वाला ड्रामा पोइट्री है, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेप्थ के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे ही बहुत डेप्थ के होंगे, लेकिन इसमें 25-30 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 30 क्वेश्चन में से जो बहुत ज़्यादा डेप्थ के होंगे। यानी आपके जो है जैसे उस एक्ट में से किसने डायलॉग बोला, कौन से प्ले का है, ये है वो है, पोइट्री की लाइनें हैं, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके अंदर जो है इस पोर्शन में से ये पोर्शन बहुत टफ रहता है, क्योंकि इसमें सारे जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, तो जितनी आपकी जो है इन दोनों पोर्शन के अंदर, तो जितना भी जो है इज्म वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आता है। तो गाइज ये अपने आप में टफ पड़ जाते हैं। तो क्योंकि एक बात तो ये है कि टफ क्यों पड़ती है, पहली बात तो ये है, देखो आपने जो है ना ये एक टाइप की क्रिटिसिज्म क्या है, ये फिलोसफी है। तो फिलोसफी जैसे आप हिंदी में भी कोई किसी से बात करते हो तो आप कह देते हो एक दूसरे को, जैसे कोई थोड़ा सा कोई बात बोल देते हो क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिलोसफी होती ही टफ लैंग्वेज में है। कोई मतलब बड़ा शुद्ध सा बोल रहा, नॉर्मल लैंग्वेज में ना बोल रहा, तो हम क्या कह देते हैं कि क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो हैवी लैंग्वेज थी, इसीलिए। तो गाइस हिंदी की ही फिलोसफी समझनी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, और ये है इंग्लिश की। तो इसको समझना, देखो आप जो है, मैं शायद यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक जेन्युइन आपको गाइडेंस दे रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये करो वो करो, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब आप जो है इन टॉपिक को खोजते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया कि जब हमें चीज़ें पता नहीं होती, तो आजकल हमारे पास एक ही है कि यूट्यूब खोलो, आप वहाँ सर्च कीजिए कि क्या दे रखा है सामने, तो आपको जो ना टॉपिक का नाम मिल जाएगा। आप मान लीजिए आपने सर्च किया है कि न्यू क्रिटिसिज्म से, आपने सर्च किया कि स्ट्रक्चरलिज्म से आपको ये चाहिए, तो आपको जो ना उसकी डेफिनेशन सी मिल जाएगी, और उसका जो है वो कब किस साल में शुरू हुआ, किस साल में ख़त्म हुआ, ये मिल जाएगा। मतलब वो मूवमेंट कब चला था। फिर आपको ये एक दो जो उसके प्रोमिनेंट राइटर हैं, यानी मोटी मोटी बात मिल जाएगी। लेकिन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना वो इतनी गहराई का होता है। अगर आप जो है ये पेपर जो मैंने दिया, अगर इसके ऑप्शन देखो ना, इतने हैं कि जिसने डिटेल से उसको नहीं पढ़ रखा, जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो उस क्वेश्चन को जो है सोल्व ही नहीं कर सकता था। किस टाइप के जो है क्वेश्चन थे, जैसे भाई न्यू क्रिटिसिज्म से ही ले लेते हैं हम, मान लो न्यू क्रिटिसिज्म से है, और जो है इस तरह से करके 6 जो है लाइनें, यानी 6 जो है ऑप्शन बना रखे हैं, ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं। फिर आपका ऑप्शन बना रहे हैं कि फर्स्ट होगा, इसमें जो है थर्ड होगा, इसमें जो है फोर्थ होगा, यानी एक ऑप्शन ये बना दिया, फिर सेकंड कुछ और बना दिया, सेकंड कुछ और बना दिया। यानी इसका मतलब ये है कि जिसको ये कहते हैं ना जिस्ट पता है, जिसको निचोड़ पता है उस चीज़ का, वही इनको सोल्व कर पा रहा था। और परसेंटाइल इतनी अब तक जाती है, इतनी ऊपर तक जाती है कि वो जो है हल्के लेवल पे हमें बेशक ये लग सकता है कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे सोल्व हो गए, मेरे ठीक हो जाएंगे या मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो है मेरिट इतनी बुरी तरह से ऊपर चढ़ती है। तो ये जो है वो कब कौन सोल्व कर पाएगा, या उस मेरिट तक हम कब पहुंचेंगे, जब हमें जो है जो टॉपिक है वो सिर्फ ये नहीं कि भाई ऊपर ऊपर का पता हो। ऊपर ऊपर का तो आप एक पीजीटी वाली बुक में देख लो, उसमें भी मिल जाएगा। आप जैसे मैंने कहा अभी सीटेट की, अब मैं क्या कह रही हूँ कि सीटेट की लेवल पे प्रिपरेशन मत करना। ये पेडागोजी का नाम सुन के हमें लगता है ये सीटेट वाली है। मैं ये कह रही हूँ कि बेसिक क्लियर करने के लिए तो चलो आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन वो ऐसी ही होगी जैसे आपने कि यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा, जैसे मैंने देखा तो पता चला कि भाई थंबनेल बड़ा अच्छा लगा रखा था, खोल के देखा तो उसमें वही 4 लाइनें थी जो मुझे पीजीटी की बुक में मिल रही थी। तो उस लेवल का जो क्वेश्चन का लेवल है, क्या उस लेवल का मटेरियल है, क्या वो कंटेंट है उस लेवल का, तो वो भी मैटर करता है। तो ये सभी जो है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो, जैसे अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो मुझे मैथ्स में दिक्कत आई थी, लेकिन मैथ्स की प्रॉब्लम जो है मतलब सर ने सोल्व कर दी थी, तो मुझे ऐसे सर्च वर्च नहीं करना था पड़ा उसमें फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ सीखना है, और मैंने उसको बड़ा डिटेल से किया। और यहाँ पे जो है जब मैंने पढ़ाई, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो जब मुझे कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था, मुझे कुछ पॉइंट देखना होता था, तो जैसा सबके सामने एक ही ऑप्शन है कि खोलो और देखो, तो वहाँ पे जो वो ऊपर ऊपर की 4 बातें हैं,
फिर उसी का जो है मतलब उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। मेरा जस्ट कहने का मतलब ये, इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि उससे जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, वो कंसेप्ट नहीं हो सकता, वो नॉर्मल बुक में आपको मिल जाएगा जो आपको जो है वो वहाँ पे मिल रही थी बात। यानी मुझे ऐसा लगा, और आपका अपना जो है एक्सपीरियंस होगा जब आप भी करेंगे इसको सोल्व, इस पेपर को तैयार करेंगे। तो ये जो है आपका इंग्लिश इन इंडिया, जैसे ये है हिस्ट्री है, इवैल्यूएशन है, इनके भी जो है गाइज ऐसा नहीं है कि मतलब जब मैंने 60 क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं कि नॉर्मली कहाँ से बनते हैं, और बाकी जितने बचे 40 क्वेश्चन इधर उधर से बन जाएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन की भरमार रहती है। कॉम्प्रीहेंशन जो है कम से कम 3 से 4, और वो जो है स्टैंजा टाइप होते हैं, यानी पोइट्री की फॉर्म में होते हैं। तो पोइट्री की फॉर्म का मतलब ये है, और अनसीन होते हैं मोस्टली टाइम वो, और वो जो है डिफिकल्ट होते हैं, किसी ना किसी पोइट की जो पोइट्री उठाई होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई आप जो है मतलब कि क्या होता है कि आप गिर के और फिर संभले, इससे अच्छा कि जो हमने गलतियां की हैं, मैंने गलतियां की हैं, उन गलतियों से आप समझें और जो है अपने पेपर को उस तरीके से तैयार करें। अब जैसे मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मतलब पॉइंट पे आते हैं। ये सिलेबस हो गया। ये गाइज इसको मेरा डराना मत समझना कि मैं डरा रही हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ। ख्वाब में उड़ने से जो है, ख्वाब लेने से आपको 2 अटैम्प्ट और लेने पड़ सकते हैं, 3 अटैम्प्ट लेने पड़ सकते हैं। तो रियलिटी को जान के अगर फिर आप उस समुद्र में उतरेंगे तो डेफिनेटली आप जो है तैर जाएंगे, पार कर जाएंगे, अदरवाइज डूबने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यानी आप उसको प्रिपेयर कैसे करें, या मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। हमारे पास जैसे आज जो है 2 जनवरी है, और जो है जब मैंने ये फॉर्म निकले थे उस टाइम पे जो है 50 से 60 दिन थे, यानी कि जब जो है एनटीए के फॉर्म निकले थे तो 50 से 60 दिन थे गाइस। अब इन 50 से 60 दिनों में अब जो है एक दो रोज का कमी हो रहा है। तो इन जो है दिनों में, यानी जितने भी दिन अब बचते हैं, तो इनमें जो है सिलेबस करवाना या जो है एक बिल्कुल बिगिनर को करवाना वो कतई पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 6 महीने लगते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो उस सब्जेक्ट को तैयार करने का। तो इसका मतलब ये है कि अब हम प्रिपरेशन ही ना करें। भाई 6 महीने तो अब है नहीं, सारा ये 50-60 दिन जो भी हैं, तो क्या हम प्रिपरेशन नहीं करें? गाइस कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज से शुरुआत करो, इस पेपर से ही शुरुआत करो। तो ये इस लेवल पे आप पहुंचोगे, एग्जाम दोगे तो आपको जो मैं कह रही हूँ, यानी एक तो मेरी बात सुन के आपको लगे, एक जाके पता लगे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है जब हम खुद एक्सपीरियंस लेके आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जेन्युइन चीज़ क्या है। तो जैसा मैंने कहा, इन दिनों में जो है, इन थोड़े से दिनों में सिलेबस करवाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि आप जो है मुझे कोई टॉपिक बताएंगे जो आपको लगता है कि भाई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसमें वो आपको टफ लग रहा है और उसके जो है मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक को मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी और एक सिंपल लैंग्वेज में, और जितना उस बिल्कुल डिटेल में जाएगा ताकि आप उस एग्ज़ाम के लेवल तक जो है पहुंच जाएं। तो जो भी मेजोरिटी में मेरे पास टॉपिक आएंगे, आप सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि भाई आपको ये टॉपिक चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। और मैंने ये है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस पेपर की जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, तो वो भी मैं तैयार हूँ, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि मैं करवा दूँ, ताकि जो है वो जो प्रिपेयर्ड हैं या पहले से ही लगे हुए हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी। उन प्रीवियस पेपर के थ्रू या जो है मॉक टेस्ट के थ्रू हम जो है थोड़ी बहुत उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ साथ, कि भाई हाँ ये टॉपिक है तो इसमें जितनी नॉलेज उस टाइम पे दी जाएगी वो हम दे सकते हैं। दूसरी हेल्प कर सकते हैं कि जो हमारी एकेडमी के अंदर ही जो है आपकी मैथ्स की क्लास लगती हैं मॉर्निंग के अंदर, वो लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप उसको अटेंड कीजिए। इसमें सर आपके लिए ये कर सकते हैं कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आप अनटच्ड है मैथ से, तो सारा तो मैथ्स इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट इतनी जल्दी नहीं उठता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे, और मेजोरिटी में ऐसे कोई कमेंट आते हैं, तो जो भी सिलेक्टिव होते हैं मैथ्स के अंदर, यानी जो मैथ्स के अंदर और डीआई के अंदर, तो वो जैसे क्या होता है कि सीआई होता है, परसेंटेज होता है, इस टाइप के जो टॉपिक हैं जो दोनों तरीके से काम आते हैं, एवरेज होता है, तो ये जो है दोनों में काम कर जाते हैं, मैथ्स के अंदर भी और डीआई के अंदर भी। तो वो आपको करवा सकते हैं, जैसे आपके कमेंट आएंगे उसके हिसाब से हम जो है अपनी क्लास को सेट कर सकते हैं। ये जो है मैंने मैथ्स की और डीआई की, अगर आपको लगता है कि भाई आपका टॉपिक कमज़ोर है तो इसकी क्लासेस हो जाएंगी। और जो है अदर जो सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट पेपर के, जो अदर सब्जेक्ट है उनकी हम प्रैक्टिस क्लास चला सकते हैं,
जिसमें क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रीवियस होंगे, कुछ मॉक टेस्ट से रिलेटेड होंगे। लेकिन यही है गाइस कि उस पर आप लोगों के जितने कमेंट आते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस क्लास चलाने के लिए तैयार हैं। हम आपके लोगों की प्रिपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस क्लास चाहिए, तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो गाइस अब ये वो पोर्शन है इस वीडियो का जो आपका फेवरेट हो सकता है, क्योंकि आप मुझसे बुक्स पूछ रहे थे कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। तो गाइस मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन यहाँ पे कुछ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा वो जो है आप किसी भी, वो आप भी पढ़ सकते हैं। वो क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिलेबस पढ़िए, यानी 2 साल का जो है सिलेबस पढ़ लीजिए जो उनकी एमए में लगा हुआ है। जैसे ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये है MAR हबीब की, तो इसको मैंने पढ़ा है, आप इसको पढ़ सकते हो। और जो है ये है कल्चरल स्टडी के लिए, ये जो है प्रमोद के नायर की है। ये जो है आई थिंक साउथ के अंदर हैदराबाद या कहीं जो है प्रोफेसर हैं, तो उनकी लिखी हुई बुक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ये जो है सतीश कुमार जो है इसके राइटर हैं, तो इनकी ये बुक है, ये पढ़ सकते हो आप। और अगर बिल्कुल आप बिगनर हैं, यानी आपने पढ़ाई नहीं है या बिगनर ही कह लीजिए और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, तो इसके लिए जो है कि ये RD त्रिवेदी की हिस्ट्री बुक है। ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिस्ट्री की जो बुक आती है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और एक जो है विलियम जेलोंग की भी है इंग्लिश लिटरेचर, ये भी हिस्ट्री की बुक है, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये विलियम जेलोंग की है। इनमें दोनों में से कोई भी आप एक बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो या इजीली आपको मिल जाती हो, इन दोनों में से कोई भी एक आप पढ़ सकते हो। ये जो है एक और है हिस्ट्री की बुक, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हैवी है गाइस, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये जो है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है डेविड हचिंस की है, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, तो मैंने दोनों को पढ़ा है, आप दोनों पढ़ सकते हो। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है इसकी, तो जो आपको सूटेबल हो तो वो पढ़िए अगर टाइम के अकॉर्डिंग। और जो है ये है थ्योरी के लिए, जो लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी, ये पीटर बेरी की है, तो मैंने इसको पढ़ा है, आप ये पढ़ सकते हो। और जो है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी भी आती है जो हमारी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, तो रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश, ये MP सिन्हा की है, तो आप इसको ले सकते हो, इसको रेकमेंड कर सकते हो। और जो है ये है ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, ये अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा, ये इनकी बुक है, ये आप इंडियन लिटरेचर को तैयार करने के लिए इसको ले सकते हो। फिर जो है एक और है लिटरेरी टर्म के लिए, ये MH अब्राहम की है, ये आप ले सकते हो लिटरेरी टर्म के लिए। ये जो है एक और है मेरे पास इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये जो है KR श्रीनिवास अयंगर इनके राइटर हैं, तो आप ये भी ले सकते हो जो आपको सूट करे। और जो है गाइस ये है 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आप ले सकते हो, विजय कुमार दास, ये इनकी बुक है, तो इसको भी मैंने पढ़ा है। और जो है अब एक और जो कॉमन जो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगी, ये है अरिहंत की है, NTA UGC नेट इंग्लिश पेपर, ये जो अरिहंत की बुक है, तो इसको भी मैंने पढ़ा। ये क्यों है गाइस, क्योंकि इसमें क्या एक तो यूनिट वाइज दे रखा है, तो वो इजी है, और साथ में जो है हर यूनिट के साथ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं साथ में कुछ एक, और जो है प्रैक्टिस के लिए भी हैं। तो ये गाइस ये कुछ बुक्स हैं, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है 2 साल का जो है सिलेबस पढ़िए, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है, आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। तो गाइस अगर जैसे आपको लगता है कि जैसे प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे जो हमारे हिंदी रीजन के, हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे भाई हरियाणा आ गया, इसमें हिमाचल आ गया, UP आ गया, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे भी हिंदी रीजन के हैं, तो ऐसा नहीं है कि, ये तो नहीं कहूँगी कि इंग्लिश कमज़ोर होती है, लेकिन क्या होता है कि स्पोकन वैसे तो हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे फिलोसफी का जो है कॉन्सेप्ट वो हिंदी में ही कम समझ में आता, तो इंग्लिश में थोड़ी सी और दिक्कत आती है। तो गाइस अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। ये वीडियो जो है, जो आप टॉपिक मुझे बताएंगे, और मेजोरिटी में जो आंसर आएगा, उस जो आएगा टॉपिक, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, और वो टॉपिक जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होगा और डिटेल्ड में होगा,
ताकि आप अपने जो है एग्ज़ाम के उस लेवल को छू पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि ऊपर ऊपर से तो आपको हर जगह मिल जाएगा, तो उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए मोती जो है समुद्र की गहराइयों में होता है, तो वहीं से निकाल के लाना पड़ेगा आपको भी। तो गाइस आई थिंक आज के लिए काफ़ी है ये। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरे लिए जो भी हो मुझे बताइए, जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। मिलते हैं गाइस फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।